हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बिल्कुल पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से होइएगा। तो चलो आज हम आपको बताते हैं एनसीईआरटी में अगला डिटर्मिनेंट में ही अगला एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, 4.3 एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है इसका एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नियामक ज्यामिति में क्या है। तो जैसे आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे, नियामक ज्यामिति याद होगा कि त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसी क्षेत्रफल के फॉर्मूले को आप, एक लंबा सा फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के रूप में। वह फॉर्मूला कैसा होगा नहीं। उसके बाद आप पढ़े थे 3 बिंदु संरेख हो, तो वहाँ पर भी आप पढ़े थे एक बड़ा सा फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि यदि 3 बिंदु संरेख हो तो डिटर्मिनेंट के रूप में क्या फॉर्मूला डेवलप होगा। उसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं तीसरा आर्टिकल कि यदि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण डिटर्मिनेंट रूप में क्या होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है नियामक ज्यामिति में सारणी का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। 4.3 एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। देखो नियामक ज्यामिति में सारणिक का अनुप्रयोग, है ना, एप्लीकेशन क्या है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। नियामक ज्यामिति में सारणिक का अनुप्रयोग, है ना। अब देखो इसको अच्छे से समझना है, मेरी बात को समझो। जैसे पहला आर्टिकल है कि त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट रूप में क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 है क्या, यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष यानी वर्टेक्स शीर्ष, है ना। त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, तो यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का इंग्लिश क्या होता है, एरिया। तो त्रिभुज का एरिया होगा, है ना। तो हमको क्या करना है कि यदि किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष का नियामक दिया हुआ है, यदि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 शीर्ष होता है और 3 कोण होता है। तो यदि किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हो तो कहता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, डिटर्मिनेंट के रूप में क्या होगा। ठीक है, तो हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, सीखो तो लोग अच्छे से। तो देखो जैसे यहाँ समझो, यह जो आपका त्रिभुज है इसका तीनों शीर्ष जो है आपको प्रश्न में दिया हुआ है। आप इसको मान लो A, इसका मतलब यह हो गया x1, y1। ठीक है, अच्छा यह क्या हो गया, यह हो गया B, यह हो गया x2, y2। ठीक है, और यह हो गया C,
x3 कॉमा कितना y3। तो यह त्रिभुज के तीनों शीर्ष को मिलाने से जो यह क्षेत्रफल बना है ना, त्रिभुज के तीनों शीर्ष को मिलाएं तो यह जो क्षेत्रफल कवर्ड हुआ है त्रिभुज, जो यह तीनों क्षेत्रफल त्रिभुज से जो यह क्षेत्रफल बना है, इस क्षेत्रफल का मान क्या होगा, यह एरिया बराबर है वाट क्या होगा। तो आपने 10वां क्लास में पढ़ा होगा इसका क्षेत्रफल बराबर है क्या होता है, इसका फॉर्मूला। तो आपने पढ़ा था वहाँ पे कि सर क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। इसको याद करने का एक फॉर्मूला था, ऐसे ऐसे गोल बना लेते थे, ऐसे ऐसे, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ कितना 3। तो 10वां क्लास वाला फॉर्मूला बताओ तो, यदि किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हो तो 10वां क्लास का फॉर्मूला एक लंबा सा होता था, याद है, 1/2 ऐसे सुनना, x1 है ना, x1 है तो फिर आगे कौन बचा 2 3, तो लिखेंगे ऐसे y2 माइनस y3। आया बात समझ में, प्लस प्लस फिर क्या होगा x1 से x2 होगा। जब x2 है तो इससे आगे वाले को घटाएंगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है। अब प्लस x1 हो गया, x2 हो गया, अब क्या आएगा x3 आएगा। जब x3 आएगा तो बताओ तो बच्चों क्या होगा, तो x3, तो अगला कौन बचा 1 2, y1 माइनस क्या हो जाएगा y2, तो यहाँ पे होगा y1 माइनस y2। यह हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों 10वां क्लास से, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इस त्रिभुज का जो यह जो क्षेत्रफल है इसको लिखना है हम लोग को डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। तो या नहीं तो आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे कर सकते हो, एरिया बराबर है 1/2। देखो यहाँ से यहाँ तक जो यह लंबा सा एक्सप्रेशन है, यह 3/3 कोटि के डिटर्मिनेंट का क्या है, एक्सपेंशन है। यहाँ से यहाँ तक जो यह जो एक्सप्रेशन है वह एक 3/3 कोटि का डिटर्मिनेंट है, उसका ही क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अब यह किस 3/3 कोटि के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है वो जानना पड़ेगा, तो इसको ध्यान में रखना है ऐसे, यह जो एक्सपेंशन है, यह जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे इसी का एक्सपेंशन यह है ना। तो क्या करना है एक्सपेंशन, तो यह इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वह कैसा होगा, तो वह होगा, उसका तरीका है कि तीनों शीर्ष का जो x नियामक दिया है, तीनों शीर्ष का जो नियामक ज्यामिति दिया है, तो इसमें तीनों शीर्ष का जो x नियामक है उसको लिखो पहला कॉलम में ऐसे x1 x2 और क्या चीज़ x3। फिर तीनों शीर्ष का जो y नियामक है वह लिखो सेकंड कॉलम में y1 y2 और कितना y3। उसके बाद क्या चीज़ 1 1 क्या चीज़ 1। अब क्या करो, देखो 1/2 के बदला यहाँ जो 1/2 है उसके बदला यह है। अब जब इसको हम तोड़ेंगे, यह डिटर्मिनेंट को जब तोड़ेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी है सब आ जाएगा। इसका मतलब यह जो लंबा सा जो एक्सप्रेशन है वह इसी डिटर्मिनेंट का क्या है, एक्सपेंशन है। और यह डिटर्मिनेंट बना कैसे, तो तीनों शीर्ष के जो नियामक है उसके x नियामक को रखना है पहला कॉलम में, उसके बाद तीनों शीर्ष का जो y नियामक है उसको रखना है सेकेंड कॉलम में, और उसके बाद क्या चीज़ 1 1 1। आया बात समझ में, क्लियर है। तो यह वाला जो हो गया यह भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन यह डिटर्मिनेंट रूप में है ना। ऐसा डिटर्मिनेंट पढ़े हैं ना, कितना बाई कितना कोटि का डिटर्मिनेंट है, 3/3 कोटि का। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा। देखो यहाँ हम तोड़ते हैं ऐसे, पहला कॉलम के अनुदिश तोड़ते हैं तो प्लस माइनस प्लस। अब देखो x1 हो गया, पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, क्या बचेगा y2 माइनस y3। देखो है यहाँ, फिर इससे तोड़ेंगे तो यह आएगा, इससे तोड़ेंगे तो यह आएगा, है ना। तो यहाँ पूरा पता चल गया कि यह डिटर्मिनेंट का यह क्या है, एक्सपेंशन है। बात समझ में आ गया। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अब यह कभी कभी जो क्षेत्रफल होता है यह जो इस फॉर्मूला से जो आता है या फिर इस फॉर्मूला से जो आता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव आता है। अब हम जानेंगे कि यह जो क्षेत्रफल है या पॉजिटिव निगेटिव कब कब आता है, ठीक है। तो कभी पॉइंट दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कभी पॉजिटिव आएगा या फिर इससे, या निगेटिव आएगा या फिर इससे भी निगेटिव आएगा। तो देखते हैं कि इसमें कब पॉजिटिव आता है कब निगेटिव आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक मॉडिफाइड फार्मूला जो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आए सबको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक नोट होगा, यहाँ पे एक नोट करने वाले हम लोग, नोट होगा, नोट, यदि पॉइंट्स A, B तथा C एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझता है ना,
घड़ी के सुई के उल्टे दिशा में, यानी देखो यह जो पॉइंट ABC है यदि एंटी क्लॉकवाइज हो, ऐसे हो, घड़ी तो ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, लेकिन उल्टे दिशा में घड़ी ऐसे चलता है, तो घड़ी जिस दिशा में चलती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी के सुई के उल्टे दिशा में हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यह क्या होगा, एंटी, यदि पॉइंट ABC देखो तो एंटी क्लॉकवाइज में हो, तो यदि यहाँ जो हम पॉइंट लिए हैं ABC, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज में है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में है लिया हुआ, यदि एंटी क्लॉकवाइज में हो, एंटी क्लॉकवाइज में हो, ऐसे हो, ऐसे हो, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में हो, यदि पॉइंट्स ABC एंटी क्लॉकवाइज में हो, एंटी क्लॉकवाइज में हो, तो जो इस फॉर्मूला से जो क्षेत्रफल आएगा वह क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। यदि यह जो बिंदुएं हैं, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं तो इस फॉर्मूला से जो क्षेत्रफल का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर नोट नंबर 2 देखो, इसी में यदि पॉइंट्स A, B तथा C क्लॉकवाइज में हो, क्लॉकवाइज में हो तो एरिया, ए का मतलब क्या, एरिया क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यदि हम पॉइंट्स को कैसे मानते, ए यहाँ मानते, बी यहाँ मानते, सी यहाँ मानते, ऐसे घूमते ABC लेते तो कैसे आता, ऐसे आता, क्लॉकवाइज आता। तो अगर ऐसे पॉइंट लेंगे तो इस फॉर्मूला से जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो आपको पता है कि दो बिंदु के बीच की दूरी या फिर क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। तो यदि क्वेश्चन में आपको 3 बिंदु दिया हुआ है, यदि आप क्षेत्रफल ज्ञात किए, तीनों शीर्ष दिया हुआ है, यदि आप क्षेत्रफल ज्ञात किए, पॉजिटिव आया तो ठीक है, छोड़ देंगे, वही हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल निगेटिव आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। अगर -5 आता है इसका मतलब उसका क्षेत्रफल -5 नहीं है, 5 है। आया बात समझ में, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यदि यह पॉइंट्स एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो इससे निकलने, इस फॉर्मूला से जो निकलने वाला क्षेत्रफल होगा पॉजिटिव होगा। यदि यह पॉइंट्स हम क्लॉकवाइज में लिए हैं, घड़ी के सुई के दिशा में लिए हैं, तो इस फॉर्मूला से निकलने वाला क्षेत्रफल होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्षेत्रफल तो निगेटिव होता नहीं है, निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बना लेंगे। अब पॉजिटिव आएगा तो ठीक तो है, पॉजिटिव रहना ही चाहिए, कोई बात नहीं। चलो, तो अब जब हम प्रश्न बनाएंगे तो यदि 3 बिंदु दिया हुआ है तो वहाँ पे वह बिंदु जो है ABC वह एंटी क्लॉकवाइज में दिया हुआ है कि क्लॉकवाइज में, हमको तो जानकारी नहीं होगा। और उसको जानकारी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करना पड़ेगा और बिंदु को दर्शाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज में लें कि क्लॉकवाइज में लें, है कि नहीं। कि एंटी क्लॉकवाइज में दिया हुआ है कि क्लॉकवाइज में है। लेकिन अगर नहीं भी दिया हुआ है, अगर नहीं भी पता चले तो कोई बात नहीं है। अगर 3 बिंदु दिया हुआ है तो वह क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मुझे पता नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इस फॉर्मूला से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर क्षेत्रफल पॉजिटिव आया तो ठीक है, उतना ही छोड़ देंगे। अगर निगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव बना के बोलेंगे क्षेत्रफल प्लस इतना है कि नहीं। लेकिन इस सब से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम क्या करेंगे, एक मॉडिफाइड फॉर्मूला बनाते हैं। इस फॉर्मूले में ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है इसमें हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे मॉड। अब क्या होगा कि यह बिंदु एंटी क्लॉकवाइज में हो या क्लॉकवाइज में हो, इससे निकलने वाला क्षेत्रफल हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या करना है, एक मॉडिफाई फॉर्मूला यूज़ करना। हम फॉर्मूला में क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमारा क्षेत्रफल जो आए हमेशा क्या आए, पॉजिटिव आए, चाहे बिंदु एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो। तो मॉडिफाई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मॉडिफाई फॉर्मूला याद रखना है, एरिया बराबर होगा 1/2 और डिटर्मिनेंट के रूप में सभी बिंदु का जो x नियामक है उसको पहला कॉलम में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हो गया। अब यह तो फॉर्मूला यह तो सेम है, खाली से मॉडिफाई क्या करना है, इसमें लगा देना है मॉड। अब क्या होगा कि यह x1, यह जो तीनों बिंदु है x1 y1 x2 y3 x2 y2 और x3 y3 अगर क्लॉकवाइज में हो या एंटी क्लॉकवाइज में हो, इसका वैल्यू पॉजिटिव आया तो ठीक है, निगेटिव आएगा तो मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। तो आपको क्या करना है कि इस चैप्टर में या जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना हो तो यह जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है यह उपयोग करना है, ठीक है। इससे कभी निगेटिव आया तो पॉजिटिव बनाना पड़ सकता है, लेकिन इसमें हमेशा क्या रहेगा, मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो आपको यह वाला फॉर्मूला याद रखना है, मॉडिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। तो जब भी
त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, मॉडिफाइड फॉर्मूला का। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करो, आप इसको अच्छे से उतार लो। तो अभी आप पढ़ें कि त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है डिटर्मिनांट रूप में कौन सा होगा, यह वाला याद रखना है। ठीक है, इसी का यूज़ करने वाले। अच्छा, तो जल्दी से इसको आप क्या करें, उतार लें, फटाफट कॉपी करो। चलिए अब हम पढ़ेंगे, यदि तीन बिंदु संरेख हो, तीन बिंदु क्या हो, संरेख हो, तब जो है फॉर्मूला क्या होगा, है कि नहीं। तो आप पढ़ने वाले आर्टिकल नंबर 2 है, बस 3 आर्टिकल है, तुरंत खत्म हो जाएगा। आर्टिकल नंबर प्यारे बच्चों 2 है। कहता है कि यदि तीन बिंदुएं A x1, y1, B x2, y2 तथा C x3, y3, यदि तीन बिंदुएं इतना संरेख होंगे। संरेख का मतलब तीन बिंदु एक ही रेखा पर होगा, आप पढ़े हैं ना। तीन बिंदु संरेख का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, है ना। दो बिंदु हमेशा संरेख होता है, लेकिन तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु यदि एक ही रेखा पर हो तो हम कहेंगे कि बिंदु क्या है, संरेख है। अभी बताते हैं। संरेख का इंग्लिश होता है कोलिनियर। क्या होता है सर, कोलिनियर, है ना। तो तीन बिंदुएं इतना तथा इतना संरेख होंगे यदि ऐसे तीनों बिंदुओं का x नियामक लिखो पहला कॉलम में, तीनों बिंदु का y नियामक लिखो दूसरा कॉलम में, और 1 1 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। तो कहता है कि यदि तीन बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, एक ही रेखा पर होंगे, तभी होंगे यदि इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ से संरेख क्या है। देखो दो बिंदु ना प्यारे बच्चों हमेशा संरेख होता है, क्योंकि दो बिंदु हमेशा रेखा पर आएगा, है कि नहीं। लेकिन तीन बिंदु देखो, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, लेकिन तीन बिंदु संरेख हो भी सकते हैं और नहीं भी। दो बिंदु हमेशा एक रेखा पर होगा, है कि नहीं। लेकिन तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु संरेख हो भी सकता है और नहीं भी। संरेख का मतलब होता है कि तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर हो। अब बताओ, यह तीन बिंदु A B क्या है, C है, संरेख है कि नहीं है, नहीं है। तीनों बिंदु यदि एक ही रेखा पर होता तो संरेख होता, यह संरेख नहीं है। अब देखो यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया और यहाँ क्या हो गया, C हो गया। अब देखो, क्या यह तीनों बिंदु ABC संरेख है, तो हाँ सर, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, यह तीन बिंदु क्या है, संरेख है। संरेख सन का मतलब क्या हो गया, समान, आरेख मतलब क्या, रेखा। यदि तीन या तीन से ज़्यादा बिंदुएं एक रेखा पर हो तो कहेंगे बिंदुएं क्या है, संरेख है ना। अब देखो, जैसे बिंदु A, बिंदु B, अब बिंदु C, अब बिंदु D, संरेख है कि नहीं। अब बताओ, चारों बिंदु संरेख है कि नहीं। तो यदि चारों बिंदु एक ही रेखा पर होगा तो संरेख होगा। तो क्या चारों बिंदु एक ही रेखा पर है, तीन है और एक क्या है, उस रेखा से अलग है, तो कहेंगे यह संरेख नहीं है। अच्छा, अब बताना, लेकिन हमको पढ़ना है तीन बिंदु संरेख का शर्त, ठीक है। A B C, अब क्या हो गया, D। अब बताओ, चारों बिंदु एक ही रेखा पर है तो कहेंगे चारों बिंदु क्या है, संरेख है। तो इसी आप तो समझ गए ना कि तीन या तीन से ज़्यादा, दो बिंदु हमेशा क्या होगा, संरेख होगा। लेकिन तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु एक रेखा पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि एक रेखा पर है जैसे इस प्रकार से तो संरेख होगा, और ऐसे है तो संरेख नहीं होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, तो कहता है कि सर तीन बिंदु यदि संरेख हो तो इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसका फोटो बना लो कि तीन बिंदु ABC ऐसे है, A यहाँ है, यह हो गया आपका x1, y1, B यहाँ है, यह हो गया आपका x2, y2, और C यहाँ है,
x3 कॉमा क्या चीज़ y3। यदि यह तीन बिंदु एक रेखा पर है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं क्यों ऐसा हो गया। एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों तुम ही बताओ एक चीज, देखो यहाँ देखो ऐसे, यह हो गया आपका A, यह क्या हो गया B, यह हो गया आपका B, यह क्या हो गया C, ठीक है। अभी बताओ यह तीनों बिंदु क्या है, संरेख है कि असंरेख है। असंरेख का मतलब अलग अलग हो, है कि नहीं, एक रेखा पर नहीं हो तीनों बिंदु, ठीक है। जब तीनों बिंदु एक रेखा पर होगा तो संरेख बोलेंगे, और तीनों बिंदु यदि एक रेखा पर नहीं हो तो बोलेंगे क्या है, असंरेख है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बताओ यह तीनों बिंदु क्या संरेख है कि असंरेख है, असंरेख है। अगर यह B जो है अगर इस रेखा पर आ जाता इस पर तो ABC संरेख हो जाता। तो बताओ तो जब तीन बिंदु असंरेख है तो इससे जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। अब बताओ अगर यह बिंदु रेखा AC पर यहाँ आ जाता तो यह तीनों बिंदु क्या हो जाता, संरेख हो जाता। तो बताओ B किस पे आ जाए, रेखा AC पे आ जाता तो बिंदु क्या हो जाता, संरेख। तो यह ABC बिंदु को संरेख होने के लिए B को क्या आना पड़ेगा, B को यहाँ आना पड़ेगा। B जैसे ही नीचे आएगा तो बताओ B जब तीनों बिंदु असंरेख है तो क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज कुछ ना कुछ क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। लेकिन यह तीनों बिंदु को क्या होना है, संरेख होना है। तो जब B नीचे आएगा और यहाँ पे आएगा तब देखो क्या होगा, तब B घसक के अगर यहाँ आएगा तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से घटा कि बढ़ा, घटा। फिर यदि B यहाँ आ जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और घटा। यदि B कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, और घटा। और एक स्थिति ऐसी आएगी इस संरेख होने के लिए B क्या होगा, इसी पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे संरेख होने के लिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है ABC पहले बड़ा था, जब B यहाँ आ गया तो और छोटा, यहाँ आ गया तो और छोटा, यहाँ आ गया तो और छोटा। जब इसी पे चिपक गया तो जो गैप था ना वह गैप क्या हो गया, गैप 0 हो गया। और जब गैप 0 हो गया तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो बताओ तो जब B यहाँ आ गया, जब ABC क्या है, संरेख हो गया। जब B थोड़ा सा भी ऊपर होता, असंरेख होता, तो A B और C के बीच में गैप होता। लेकिन जब B AC पे आ गया तो B और AC के बीच में गैप क्या हो गया, 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो यदि तीन बिंदु ABC क्या है अगर संरेख हो जाएंगे तो जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि B उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तब B बिंदु असंरेख हो जाएगा, इससे क्षेत्रफल बनेगा, कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन B घसकते 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 यदि यहाँ पे आ गया AC पे तो जो गैप था वह 0 हो जाएगा, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, बिंदु ABC क्या होगा, संरेख होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आप पढ़े हैं कि यह बिंदु जो है आपका x1, y1 है, और यह बिंदु आपका x2, क्या है, y2 है, और यह x3, क्या है, y3 है। और जब यह तीनों बिंदु संरेख हो जाएगा यानी यदि B यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, A, B तथा C क्या होगा, संरेख होंगे। यदि क्या होगा, एरिया बराबर क्या चीज़, 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है आपको पता ही है। तो लिखेंगे ऐसे mod 1/2 है ना, और तीनों बिंदु का x नियामक को लिखेंगे पहला कॉलम में, x2, x3, y1, y2, y3, यहाँ होगा 1, 1, 1। मॉड बराबर कितना, 0। आप जानते हैं किसी चीज़ का मॉड बराबर 0 होता है यानी अंदर वाला क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा, 1/2 है ना, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यह 2 से तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ गया क्या चीज़, यहाँ से आ गया अपने पास देखो x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 बराबर कितना आ गया, 0। तो आपने क्या देखा कि यदि तीन बिंदु क्या है, संरेख है, तो
इतना बराबर क्या हो जाएगा 0, आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम आगे फिर बढ़ते हैं। चलो जल्दी से इसको क्या करो, उतार लो। अब हम पढ़ेंगे, अब पहला तो पढ़ लिए कि यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, मॉड का फॉर्मूला पढ़ लिए, मॉडिफाइड फॉर्मूला। यदि 3 बिंदु संरेख हो तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण डिटर्मिनेंट रूप में क्या होगा, लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, फिर हम इसको याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 3 देखो, इसको उतार लो पॉज करके। अब देखिए यहाँ से आर्टिकल नंबर 3 है ना, 2 बिंदुओं में ए x1, y1 तथा b x2, y3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालें। है ना, हमको क्या करना है, 2 बिंदुएं x1, y1 और x2, y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या करना है, निकालना है। तो 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा डिटर्मिनेंट रूप में, देखो। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है ना। अब देखो यहाँ से 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, कोई रेखा है जो बिंदु ए बी से गुजर रही है, x1, y1, अब b में क्या है आपका x2, y2। ठीक है, अब देखो आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो या किसी भी चीज़ का समीकरण ज्ञात करना हो, जैसे रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो रेखा पर एक बिंदु P मानना और उसका नियामक xy मानना। यदि आपको वृत्त का, आपको किसी भी चीज़ का समीकरण ज्ञात करना हो तो उस पर एक बिंदु मानना है और उसका नियामक xy मानना है, और xy का संबंध जो दिया गया जो क्वांटिटी है उससे लाना। जैसे यहाँ दिया गया क्वांटिटी क्या है, ए का नियामक और बी का नियामक है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यदि हम नियामक ज्यामिति पढ़ेंगे, आप लोग 11वीं क्लास में नहीं पढ़े होइएगा, लेकिन अगर पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि यदि किसी भी चीज़ का समीकरण ज्ञात करना है, जैसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, तो वृत्त पर एक पॉइंट P मानते हैं जिसका रिलेशन हम लोग किससे लाते हैं, जो प्रश्न में दिया गया क्वांटिटी है उससे, है कि नहीं, उससे जो रिलेशन आता है वही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो इस रेखा पर क्या मानना पड़ेगा, एक बिंदु P मानना पड़ेगा और इसका नियामक क्या मानना पड़ेगा, xy। अभी xy का संबंध, यह जो नियामक A के नियामक और B के नियामक से जो आएगा वही इस रेखा का समीकरण कहलाएगा। अब देखो तो यह जो A, P और B बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर है, इसका मतलब यह तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो लिखना पड़ेगा यहाँ बिंदुएं A, P तथा B क्या है, संरेख हैं। इसीलिए आप पढ़े हैं ना, 3 बिंदु संरेख है तो आप क्या पढ़े हैं, तीनों बिंदु का x नियामक लिखना है पहला कॉलम में। तो इसका x नियामक यह हो गया, इसका x नियामक x हो गया, इसका x नियामक x2 हो गया। अभी पढ़े हैं ना जस्ट, है ना। फिर तीनों बिंदु का y नियामक को लिखना है पहला दूसरा कॉलम में, तो यह हो गया y2 यहाँ 1 1 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, यही ना आप पढ़े हैं। इससे पहले आपको बताए थे 3 बिंदु संरेख हो तो इतना बराबर 0 है, तीनों बिंदु का x नियामक पहला कॉलम में, तीनों बिंदु का y दूसरा कॉलम में, 1 1 1 बराबर कितना 0। तो यहाँ से मेरा यह समीकरण आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 बिंदु से गुजरने वाला x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाला रेखा का समीकरण डिटर्मिनेंट रूप में क्या आ गया, यही आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आपको पता चल गया
नियामक ज्यामिति में डिटर्मिनेंट का क्या उपयोग है। तो यदि त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया गया हो तो उसके क्षेत्रफल निकालने में भी हम डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन किए हैं। उसके बाद 3 बिंदु संरेख है, यानी एक ही रेखा पर है, यह दिखाने के लिए भी मेरे पास जो रिजल्ट आया था वह डिटर्मिनेंट रूप में आया है। और 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण भी मैंने डिटर्मिनेंट रूप में ऐसे लाया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, रिवीजन करवा देते हैं कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका, तो इसको आप उतार लो। इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसको रिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको रिवीजन करने का तरीका है, इसको याद रखने का तरीका है, याद रखने का क्या है तरीका है, बस 3 ही बात छोटा सा याद रखना है, बस खत्म हो गया। पहला है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया है ना। तो यदि कोई त्रिभुज है और उसका तीनों शीर्ष दिया हुआ है, a x1, y1, b में क्या चीज़, b में x2, y2, और c में क्या है x3, y3, तो बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया बराबर है व्हाट, तो एरिया का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, एरिया बराबर होगा मॉड 1/2 है ना, x1, x2, x3, तीनों बिंदु का x नियामक, फिर तीनों बिंदु का y नियामक, फिर 1, 1, 1 है ना, मॉड आ गया है ना। इसी फॉर्मूला का उपयोग करना है। ठीक है, चलो ठीक है। अब दूसरा नंबर आर्टिकल था संरेख का, यदि 3 बिंदु संरेख हो तब क्या होगा, है कि नहीं। तो देखो यहाँ से कोलिनियर, 3 बिंदु कोलिनियर हो तब कैसे बनाएंगे प्रश्न को, कौन से फॉर्मूला से। तो देखो यहाँ 3 बिंदु a x1, y1, b में x2, y2, और c में x3, y3 क्या होंगे, संरेख होंगे। तो 3 बिंदु यदि संरेख होंगे तो आप पढ़े हैं क्या चीज़, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 बराबर कितना 0। 3 बिंदु संरेख होगा तो तीनों बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 आएगा। उसको 0 करेंगे तो यही रिजल्ट अपने पास आएगा। उसके बाद आप पढ़े थे नंबर तीसरा, 2 बिंदु से गुजरने वाला रेखा का समीकरण, x1, y1 और क्या चीज़ x2, y2, यानी a और b बिंदु से गुजरने वाला रेखा का समीकरण क्या था आपको याद है। तो 2 बिंदु से गुजरने वाला रेखा का समीकरण था। इस पर अपने मन से एक बिंदु xy मानते थे, अब तीनों संरेख हो गया तो हमको याद रखना है x1, x और x2, y1, y, y2, 1, 1, 1 बराबर कितना 0। बस यही तीनों रिजल्ट को याद रखना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आए तो यह याद रखना है, यदि 3 बिंदु संरेख का कंडीशन आए तो यह याद रखना है, 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण का वाला प्रश्न आए तो आपको यह याद रखना है। तो आपका यह जो नियामक ज्यामिति में डिटर्मिनेंट का जो एप्लीकेशन था उसका थ्योरी ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का 4.3 एक्सरसाइज जो है उसको ख़त्म करेंगे और हम अपने तरफ से क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ख़त्म कराएंगे। तो आप इसको अच्छे से क्या करो, नोट कर लेना है और तीनों फॉर्मूला को बस इतना ही याद रखना, बस याद हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।